हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। काफ़ी लंबे समय बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, अप्रॉक्स 10 से 12 दिन, क्योंकि 2 तारीख के आसपास ही लास्ट क्लास मैंने दी थी आप लोगों को। उसके बाद से निशु मैम लगातार क्लास लेकर आ रही थी आप लोगों के लिए, चाहे पीवाईक्यू सीरीज हो या मॉडर्न हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स। लेकिन मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, जिसकी अपडेट मैंने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अपने स्टाफ से कहवा दी थी। ये अपेंडिक्स ऑपरेशन की वजह से अभी भी रिकवर हूँ, थोड़ा बहुत रिकवरी की और ज़रूरत है 3 से 4 दिन की। तो इसी बीच अब क्लासेस जो है कि आप लोगों की लगातार डिमांड आ रही थी कि सर शॉर्ट नोट्स की जो क्लासेस बची हुई हैं, हालांकि हमारा टारगेट था कि जनवरी के फर्स्ट वीक में कंप्लीट कर लेना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तबीयत ठीक ना होने की वजह से, खराब हो जाने की वजह से क्लासेस होल्ड हो गई। तो अब फिर से उन्हें शुरू किया गया है और अगले 3 से 4 दिन में सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। ज़्यादा क्लासेस नहीं है, केवल वर्ल्ड ज्योग्राफी बची है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और आपका मॉडर्न के 1-2 लेक्चर और फिजिक्स केमिस्ट्री। तो बाकी चीज़ें हमने कवर कर ली है, जैसे इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये सब हो चुका है। आप लोगों ने अगर उसे क्लास को देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि काफ़ी चीज़ें वहाँ से आपके आरओ एग्जाम और यूपी पीसीएस में फंसेंगी, क्योंकि वो घटनाचक्र पूर्वालोकन जो सीरीज आती है 8 वॉल्यूम में, लेटेस्ट एडिशन 2023 का हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाया था, जिसमें आपके सभी चैप्टर, सभी थियरी, सभी कॉन्सेप्ट, सभी पीवाईक्यू, सभी एक्सप्लेनेशन, सब कुछ इंक्लूड करके बनाया गया था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। और उसी सीरीज में आज हम लोग शुरू करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसका पहला चैप्टर होगा आपका गैलेक्सी या ब्रह्मांड आप कह सकते हो। तो ब्रह्मांड के बारे में हम सबसे पहले आज स्टडी करेंगे। तो आगे पहले बढ़ने से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और अगर आप भी चाहते हैं इस तरीके की पीडीएफ को परचेस करना, घटनाचक्र शॉर्ट नोट्स की जो सारे सब्जेक्ट की है, तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आप मैसेज करके वहां से इंक्वायरी ले सकते हैं, वहां से पेमेंट सिस्टम को देख सकते हैं, वहां पे सारी लिस्ट देख सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट की आपको लिस्ट किस प्राइस में मिल रही है। बहुत ही जेन्युइन प्राइस, बहुत ही कम प्राइस में है। आप इजीली उसको परचेस करके आरओ और यूपी पीसीएस दोनों में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अपने प्रीलिम्स के स्कोर को सेव कर सकते हैं। और क्लासेस को अगर आप रिपीट करते हैं, हमारी जो क्लासेस रेगुलर आ रही है शॉर्ट नोट्स की, अगर आप नोट्स को प्रिंट आउट करके उसके साथ स्टडी करते हैं तो आपको और भी एडवांस लेवल पर नॉलेज पता चलती रहेगी घटना चक्र की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहले लेक्चर, और आज हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का पहला लेक्चर है। तो ब्रह्मांड के चैप्टर से क्या होता है, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बेस पे कभी कभी मिलान करने के लिए प्रश्न पूछ लेता है, तो उन चीजों को कवर करेंगे। और जहां पे हमें कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ेगी समझने की, तो उसको भी डिटेल से समझेंगे। और साथ में जरूरत पड़ने पे हम ग्लोब का प्रयोग करेंगे, इमेजेस का प्रयोग करेंगे, ताकि आपकी समझ और बेहतर हो सके। तो सबसे पहला ही प्रश्न आपका यहाँ पे बनता है कि महाविस्फोट सिद्धांत, कई बार ये पूछा था बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी इट मीन्स कि महाविस्फोट जो सिद्धांत था, माना जाता है कि करोड़ों वर्ष पहले जो है कि एक छोटे से गोले में, जो बहुत ही छोटा सा गोला था, ठोस द्रव्य का घनत्व बहुत उसमें था, उसमें अचानक से विस्फोट हुआ और विस्फोट होने की वजह से ब्रह्मांड का विस्तार होता जा रहा है, जिसमें अलग अलग सौरमंडल तैयार हुए, पृथ्वी, मंगल, बुध, सूर्य, अलग अलग प्रकार की गैलेक्सी तैयार हुई। तो ये ऐसी एक थ्योरी है जिसको हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। तो सबसे पहले इसका जो प्रतिपादन किया गया 1927 में जॉर्ज लेमेंटर नाम के एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा इस थ्योरी को दिया गया और इन्होंने कहा कि इसी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। क्या हुई है? ब्रह्मांड का जो ओरिजिन हुआ है वो यहां से माना गया है। तो बिग बैंग थ्योरी के 2 प्रश्न बनते हैं, ये किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। और किसने दिया? 1927 में जॉर्ज लेमेंटर ने। इसी तरीके से एक होता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत, या इसको हम कह सकते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इसमें क्या था, अगर हम इसकी थ्योरी की बात कर लें, थोड़ी सी यहाँ पे समझ आपको विकसित करूं, कि बहुत करोड़ों साल पहले जो हमारा जो पृथ्वी का गोला था, इसमें ब्रह्मांड की बात नहीं हो रही है। यहीं पर अब बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जॉर्ज लेमेंटर साहब ने ब्रह्मांड के कॉन्सेप्ट को दिया, जिस ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, सौरमंडल, गैलेक्सी, बहुत सारी कुछ है। ब्रह्मांड मतलब एक बहुत बड़ी यूनिट, लेकिन उस ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे ग्रह आते हैं, जैसे मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी। और पृथ्वी ग्रह के अंदर कैसे महाद्वीपों का विस्थापन हुआ, कि अमेरिका महाद्वीप कैसे बना, दक्षिणी अमेरिका कैसे बना, एशिया कैसे बना, यूरोप कैसे बना, ऑस्ट्रेलिया कैसे बना, इनकी जो थ्योरी दी जाती है, ये थ्योरी वैगनर महोदय ने दी थी। वैगनर महोदय ने कैसे दी थी, अगर आप बात करोगे तो एक यहां पर इस तरीके का ये ग्लोब हो गया पृथ्वी, जिसमें किनारे किनारे क्या था, एक लिक्विड फॉर्म था जिसको महासागर का नाम दिया गया, और बीच में एक महाद्वीप का हिस्सा था जिसको हम लोग क्या कहते थे, पेंजिया कहते थे। क्योंकि इधर इधर जो किनारे किनारे लिक्विड फॉर्म है, ये पैंथालसा कहलाता था, महासागर के रूप में पैंथालसा। ठीक है। तो पेंजिया क्या हुआ, एक समय के बाद कार्बोनिफेरस युग वगैरह आते गए, तो उसके बाद ये पेंजिया विखंडित हो गई 2 लैंड में। तो 2 लैंड में जो विखंडित हुई, तो अगर मैं उसकी बात करूं तो वो 2 लैंड कौन कौन से बनेंगे,
अगर आप देखोगे तो वो दो लैंड बन जाएंगे इस तरीके, एक हो जाएगा आपका अंगारा लैंड, एक हो जाएगा आपका गोंडवाना लैंड। तो नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड था, ऊपर वाला हिस्सा अंगारा लैंड था। अब यहाँ पे अंगारा लैंड में जो ऊपर के महाद्वीप आते हैं, जैसे आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, यूरेशिया हो गया, और गोंडवाना लैंड में आपका स्पेशली ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और साउथ अफ्रीका महाद्वीप, साउथ अमेरिका महाद्वीप, और इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा भारत भी हुआ करता था। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे भारत की जो प्लेट है, जो भारत की टेक्टोनिक प्लेट है, वो धीरे धीरे उत्तर की ओर विस्थापित हो रही थी। प्रत्येक वर्ष 2-2 सेंटीमीटर या 0.2 सेंटीमीटर विस्थापित हो रही थी, और करोड़ों वर्षों बाद हमने देखा कि हमारी जो भारत की स्थिति है आज 0 डिग्री के ऊपर हो चुकी है उत्तरी अक्षांश में। तो इसीलिए हमारे भारत के जो पूर्वी तट हैं, स्पेशली दामोदर घाटी हो गया, कृष्णा घाटी हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे गोंडवाना लैंड में आपको बिटुमिनस क्वालिटी के कोयला मिलते हैं। तो गोंडवाना लैंड का जिम्मेदारी कहां से आई? हमारे इसी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन होने पर। तो प्रश्न यह भी पूछता है कि क्या भारत कभी प्राचीन काल में दक्षिण गोलार्ध का हिस्सा था? तो हम कहेंगे बिल्कुल था, क्योंकि वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। लेकिन समय के बाद विस्थापन होते होते आज भारत हमारा 0 डिग्री के ऊपर, इट मीन्स कि नॉर्थ हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध में आ चुका है। तो ये एक प्रक्रिया थी, और इसी सिद्धांत के बारे में बताते हैं वेगनर साहब कि कैसे महाद्वीपों का विस्थापन हुआ। आप अफ्रीका की हॉर्न ऑफ सिंह को देखेंगे, जहां पे जिबूती, सोमालिया, इरिट्रिया, ये वाले जो देश हैं, जो पूर्वी अफ्रीका का एक है लाल सागर के पास, और उसके ऊपर आप अफ्रीका का सऊदी अरब, यमन वाला पार्ट अगर आपस में आप चिपका देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये पहले महाद्वीप चिपके हुए थे। आप दक्षिणी साइड में देखोगे, अगर अफ्रीका के दक्षिण में मेडागास्कर वाला जो पार्ट है, वो अगर आप सीधे ले जाके गुजरात के कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी में अगर सटा दोगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ, वो भारत का हिस्सा रहा है, क्योंकि वहां की विशेषता और मेडागास्कर की विशेषता लगभग समान मानी जाती है, चाहे वो जीवाश्मिक स्तर पे हो, चाहे वो नॉन जीवाश्मिक स्तर पे हो, चट्टानों के स्तर पे। तो इन सारी थियरी को वेगनर महोदय के द्वारा दिया गया था, और इसी को कहा जाता है महाद्वीपी सिद्धांत, या महाद्वीपी विस्थापन सिद्धांत, या महाद्वीपी बहाव सिद्धांत। बहाव मतलब बह गए, एक अलग अलग हो गए। इतनी बात क्लियर? तो महाद्वीप और महाविस्फोट ये दोनों अलग अलग थियरी है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो क्लियर नहीं हो पाया कि किसकी बात की जा रही है। तो मैंने ब्रह्मांड की बात की, और उस ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे ग्रहों में एक पृथ्वी ग्रह थी, पृथ्वी ग्रह में अलग अलग महाद्वीप बने, तो हमने उसकी बात की वेगनर साहब के द्वारा। बात करेंगे तो वेगनर साहब ने यह सिद्धांत 1912 में दिया था। तो ध्यान देने वाली बात है कि बिग बैंग थ्योरी बाद में आती है, उससे पहले महाद्वीपीय सिद्धांत हो जाता है, और इसमें पेंजिया का विभाजन जो लॉरेंसिया के नाम से जाना जाता है, और एक गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है, जो साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है। यहां तक क्लियर हो गया? अब जरा, क्योंकि देखिए यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम में फैक्ट के आधार पर आरोप पूछे जाते हैं पीसेस में, तो आपको पता रहेगा जब डिटेल से, तो आप उसको एनालिसिस करके, एलिमिनेट करके आप उस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। इसी तरीके से आकाश गंगा की बात करेंगे, जो हमारी मिल्की वे है। हालांकि हमारे ब्रह्मांड में तो बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, लेकिन जिस आकाश गंगा में हमारा सौर मंडल है, इट मीन सूर्य और उसके घूमने के वाले जो 8-9 ग्रह हैं, बहुत सारे उपग्रह हैं, धूमकेतु, उल्कापिंड है, ये जो सौर मंडल है ये आता है हमारी आकाश गंगा में, जिसका नाम मिल्की वे होता है। और ये किस प्रकार की है? तो सर्पिलाकार है। ये अंडाकार नहीं, सर्पिलाकार होती है। हालांकि गैलेक्सी के 3 प्रकार होते हैं, एक अंडाकार, एक सर्पिलाकार, एक अनियमित आकार। तो हमारी जो गैलेक्सी का आकार है, जिसको हम लोग आकाश गंगा कहते हैं, मिल्की वे, वो सर्पिलाकार होती है। क्लियर हो गई यहां तक बात? वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना दोस्तों, और दोबारा रिकवर होकर अब आपके लिए क्लास तैयार कर रहा हूं। तो बस इसी के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आ रहा हो ये चैनल पे पढ़ना सारी चीजें, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करिए, ताकि वहां तक भी ये चैनल पहुंचे। क्योंकि हमारा ये एम था कि इस बार आरओ एग्जाम से पहले हम लोग इस फैमिली को 50,000 सब्सक्राइबर तक ले जाएं। हालांकि तबियत ठीक न होने की वजह से थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, चैनल में जो है कि बहुत सुधार नहीं दिखा, लेकिन अब मेरी ये मोटिवेशन रहेगी, मेरी ये इच्छा रहेगी कि आप लोग इसमें समर्थन करें हमारा। और साथ ही साथ ये की पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हो, इसकी पीडीएफ खरीदना चाहते हो, और अदर नोट्स की भी खरीदना चाहते हो, जो घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स तैयार किए गए हैं, चाहे वो ज्योग्राफी हो या फिर पॉलिटी हो, एनवायरमेंट, बायोलॉजी, तो इन सभी की डिटेल आपको व्हाट्सएप के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, मतलब वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। आप वहां पे जो है कि कवर कर सकते हैं, वहां से पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आगे देखते हैं, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की जो परिक्रमा है, उसे करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। CR लिखा हुआ है, ध्यान देना। जो हमारी पूरी
आकाशगंगा है, मिल्की वे, उसकी परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। अभी हम लोग पढ़ते हैं कि सर सौर मंडल में सूर्य तो स्थायी होता है, क्योंकि सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह परिक्रमा करते हैं, बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, शनि, बृहस्पति, ये सारे करते हैं। तो सर सूर्य तो स्थायी होता है, तो सूर्य कहाँ करता है? लेकिन पूरा का पूरा जो सौर मंडल है वो करता है सूर्य के साथ। तो वो आकाशगंगा की परिक्रमा 25 करोड़ वर्ष में करता है। बहुत लंबा पीरियड होता है, और जब इतना लंबा पीरियड है तो बहुत ही धीरे धीरे खसकेगा, और वो धीरे धीरे जो खसकता है वो पृथ्वी या अन्य ग्रहों के सापेक्ष होता है, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता है कि वो स्थिर है या गतिमान है। तारे का जो रंग होता है वो किसका सूचक होता है? उसके तापमान का। अब जैसे आप अभी तारे के बारे में बताऊंगा, जैसे आपने पढ़ा होगा ब्लैक होल तारा, ब्लैक विवर, श्याम कृष्ण जिसको कहते हैं, यूपीपीसीएस 2022 या 23 के प्रीलिम्स में पूछा गया है कि श्याम विवर किसे कहते हैं, रेड जियांट, लाल तारा जिसे हम कहते हैं दानव आकार का। तो इन सबकी कॉन्सेप्ट में बताऊंगा कैसे होता है। तो यहाँ पे बस आपको ये समझना है कि जो तारे का रंग होता है, नीला, काला, लाल, हरा, भूरा, जो भी, वो उसके टेम्परेचर को इंडिकेट करता है कि जैसा जैसा टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उसके जो रंग होंगे वो गाढ़े होते जाएंगे, और जैसे जैसे उसके टेम्परेचर कम होंगे तो उसका रंग हल्का होता जाएगा। तो हमें जो रात में तारों का ग्रह हल्का सिल्वर कलर का दिखता है, तारों का जो कलर है हल्का सिल्वर कलर का दिखता है, चांदी के कलर का, तो इट मीन्स वो सारे के सारे यंग तारे होंगे। और जब उसमें किसी ऐसे तारे को हम देखते हैं जो मरता हुआ होता है, जो आप देखोगे कहते हैं ना कि टूटता हुआ तारा, आप उससे विश पूरी कर सकते हो, तो कभी नोटिस करना, हालांकि वो विद इन 1 सेकेंड के लिए भी दिखता है मुश्किल से, लेकिन उसका रंग डार्क हो जाता है, हल्का रेडिश हो जाता है, यानी वो बाकी तारों की अपेक्षा अलग कलर में रहता है, गाढ़े कलर में, क्योंकि जैसे जैसे वो बूढ़ा होता है, अपनी मृत्यु की ओर बढ़ता है, तो उसका रंग गाढ़ा होता है, डार्क होता जाता है, और ये उसके तापमान को इंडिकेट करता है। अब यहां पर बात करेंगे कि वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं उसे हम कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। और चंद्रशेखर सीमा क्या होती है इसको भी आप समझ लीजिए। 1.44 सौरिक द्रव्यमान के बारे में बात करेंगे। तो एक सीमा होती है जिसके बाहर अगर तारे पहुंच जाते हैं तो आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, यानी कि वो धीरे धीरे मरने लगते हैं, और उसे हम चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ये वही चंद्रशेखर साहब है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इनका पूरा नाम है, जिनको नोबेल प्राइज भी दिया गया है। क्या दिया गया है? नोबेल प्राइज भी दिया गया है। अब यहां पे जरा हम बात कर लेते हैं, थोड़ी सी इसमें और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि पूरी की पूरी यहां पे डिटेल मिलेगी। देखिए, जिस तारे का द्रव्यमान, ध्यान देना, ये सीमा की बात करूंगा तो सीमा में कैटेगराइज होती है। सूर्य का द्रव्यमान मान लीजिए x है, या मान लीजिए 100% है, या 1%, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। सूर्य के द्रव्यमान से ही हम कंपैरिजन करेंगे कि सूर्य के द्रव्यमान से कम है या ज्यादा है या बहुत ज्यादा है, तो उस आधार पे हम तारे का वर्गीकरण करते हैं। तो अगर जिस तारे का द्रव्यमान 1.44 सौरिक द्रव्यमान से कम होता है, ध्यान देना कि 1.44 सूर्य का द्रव्यमान, इससे अगर कम होता है तो उसे हम व्हाइट ड्वार्फ या श्वेत वामन तारा भी कहते हैं। तो आपसे सीधा प्रश्न बनता है कि श्वेत वामन तारा कब बनता है? जब उसका द्रव्यमान 1.44 सौरिक द्रव्यमान से कम होता है। 1.44 इंटू मान लीजिए सूर्य का द्रव्यमान x है, अब इसकी आपस में गुणा करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 1.44x आ जाएगी। अगर इससे कम है तो आपका व्हाइट ड्वार्फ हो गया। और अगर 1.44 सौरिक द्रव्यमान से अधिक द्रव्यमान होने पर तारा न्यूट्रॉन तारा या कृष्ण विवर या ब्लैक होल कहलाता है। यह भी प्रश्न पूछा गया था यूपीपीसीएस 2022 में। श्याम विवर के नाम से पूछ लेता है। श्याम मतलब कृष्ण का ही तो पर्यायवाची है श्याम, तो श्याम विवर कह दो, कृष्ण विवर कह दो, ब्लैक होल कह दो, या फिर न्यूट्रॉन तारा। तो ये आपका 1.44 सौरिक द्रव्यमान से अधिक। तो कम होने पे श्वेत वामन, जो कि हमें सफेद तारे दिखते हैं, और अधिक होने पे डार्क हो जाते हैं, रेड जियांट होते हैं, जिसको हम लोग ब्लैक होल भी कहते हैं। और तारे के अगर हम विकास की बात करें, क्योंकि कई बार प्रश्न यहां से पूछता है और आप कंफ्यूज होते हो कि सर तारा का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि तारा भी क्या है? सूर्य है, अर्थात सूर्य भी तो तारे का ही एक एग्जाम्पल है ना। तो तारे की अगर हम बात करें तो तारे का जो विकास होता है उसके क्रम में प्रारंभिक अवस्था, जब तारे का जन्म होता है या तारा तैयार होता है, तो उस प्रारंभिक अवस्था को हम प्रोटोस्टार कहते हैं, यानी एक छोटा सा बच्चा होता है। जैसे आप अभी मध्य अवस्था में चल रहे होंगे, 24 साल, 25 साल, 30 साल, 28 साल, 22 साल, 32 साल, यही उम्र होगी अभी आपकी एवरेज, क्योंकि आप तैयारी की फील्ड में है, आरओ का एग्जाम दे रहे हैं, तो मिनिमम आपकी 21 साल तो कंप्लीट होगी, ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। या फिर आप लास्ट फेज में होंगे, जो एग्जाम के बाद आप सोचेंगे कि अगर सिलेक्शन हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो अपना कोई काम धाम करेंगे, धंधा पानी करेंगे, तो 32 साल होगी, 33 साल होगी। तो एक एवरेज आयु क्या है आपकी? 26-27 साल है। तो ये आपकी मध्य एज है। जब आप पैदा हुए थे बचपन में, बहुत चमकते थे, बहुत गोरे थे, खूब मोटे मोटे गुलू गुलू थे, फैमिली मेंबर कहते हैं ना कि ये बहुत गुलू गुलू है, बहुत क्यूट है। बड़े होके वही बच्चा क्यूट से कब बदल जाता है पता नहीं चलता है।
तो सेम वही तारों का भी जब विकास होता है तो प्रारंभिक अवस्था में उनको हम प्रोटोस्टार कहते हैं। और इसके पश्चात जब तारा वृद्धावस्था की ओर बढ़ता है, यानी धीरे धीरे ओल्ड एज की ओर बढ़ता है, बड़ा होता चला जाता है, और उसमें हाइड्रोजन ईंधन समाप्ति की ओर होता है। अब आप कहोगे सर हाइड्रोजन, जी हाँ, सूर्य क्या है, एक तारा है ना, सूर्य में भी क्या प्रक्रिया होती है, एनर्जी कहां से प्राप्त होती है, जब वहां पे हम देखते हैं कि दो हाइड्रोजन आपस में संलयन करते हैं तो हीलियम निकलती है और प्लस एटीपी की फॉर्म में एनर्जी निकलती है। तो हाइड्रोजन ही तो ईंधन है, जब दो हाइड्रोजन आपस में मिल रहे हैं तभी तो हीलियम बन रहा है और एनर्जी बन रही है। तो जब सूर्य भी एक तारा है और उसमें हाइड्रोजन ही ईंधन के रूप में, तो बाकी तारों में भी तो हाइड्रोजन ही तो ईंधन के रूप में होगा। तो ये भी प्रश्न अगर पूछ लिया जाए कि तारों में ईंधन के रूप में कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, क्या पाया जाएगा, तो आपको बताना है कि हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन से ये तैयार होता है पूरी तरीके से। आगे देखते हैं, और यहां पर हम देख रहे थे अभी कि जैसे जैसे तारा प्रोटोस्टार से बढ़ के वृद्धावस्था की ओर जाता है तो हाइड्रोजन ईंधन समाप्त होता जाता है, तो ठंडा होता जाता है। क्या होता है, ठंडा। सूर्य क्या है, अभी यंग एज में है, इसलिए सूर्य गर्म है, लेकिन जब सूर्य तारे की वृद्धावस्था की ओर बढ़ेगा, हाइड्रोजन ईंधन समाप्त होगा, तो जो उसकी हीट पैदा करने वाले जो तत्व हैं, जब वो खत्म हो रहे होंगे हाइड्रोजन, तो सूर्य भी आगे आने वाले समय में ठंडा हो जाएगा। ये तारे का लक्षण होता है। तो अब आपको एक और नया कॉन्सेप्ट मिला कि सूर्य हमेशा गर्म नहीं रहेगा, सूर्य धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ ठंडा होता जाएगा और चमक इसकी कम होती जाती है और बाहरी सतह फैलती जाती है, तब वह रक्त दानव या सुपर रक्त दानव के रूप में जाना जाता है, जिसको हम रेड जियांट कहते हैं। तो यहां से एक वर्ड निकल के आता है कि रक्त दानव तारा जो होता है या रेड जियांट तारा जो होता है, सुपर नोवा जिसे हम कहते हैं, ये कौन सी अवस्था को दर्शाता है, ये उसकी वृद्धावस्था की अवस्था को दर्शाता है, जो मृत्यु की ओर आगे बढ़ रही है, वृद्धावस्था की ओर आगे बढ़ रही है। और ऐसे में उसका हाइड्रोजन ईंधन समाप्त हो जाता है, उसकी चमक समाप्त हो जाती है, उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है, लेकिन एक चीज बढ़ती है, वो है उसका बाहरी आयतन, या वो है उसकी बाहरी सतह फैलती जाती है। तो ये आपको सूर्य का भी कॉन्सेप्ट हो गया, यहां से तारे का भी कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझा दिया डिटेल से। उम्मीद करता हूं अब आप परेशान नहीं होंगे इसके लिए, लेकिन अभी यहां पे और भी चीजें हैं, तो इसको हम लोग रेड जियांट कहते हैं। और इसके पश्चात जो हीलियम कार्बन में परिवर्तित होने से, अब हीलियम कहां से आया भाई, अभी हमने पढ़ा ना, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन जब मिलते हैं तो बनते हैं हीलियम और एटीपी, और जब ये वृद्धावस्था की ओर जा रहा है, तो जब हाइड्रोजन समाप्त हो रहा है, तो जो बचा हुआ हीलियम है वो कार्बन में चेंज हो जाता है और ये तीव्र विस्फोट कर लेता है। अब सूर्य में बताओ, जो हीलियम है हाइड्रोजन से तो तैयार हो रही है ना, दो हाइड्रोजन मिलने से हीलियम तैयार हो रहा है, एनर्जी तैयार हो रही है। तो अभी तो सूर्य बहुत चमक रहा है, बहुत गर्मी देता है, बहुत सारे मीम्स आप सुनते हो कि सूर्य देवता 45 डिग्री पे चमक रहे हो मई में, पूरा खून चूस ले रहे हो, शरीर का पानी चूस ले रहे हो। तो अभी तो उनमें एनर्जी है, लेकिन एक समय के बाद जब उनकी अंतिम अवस्था आएगी तो सूर्य में क्या होगा, जो बचा हुआ हीलियम होगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो समाप्त हो चुका है, जो बचा हुआ हीलियम है वो कार्बन में चेंज होगा, और कार्बन में चेंज होने की वजह से उसमें बहुत तीव्र विस्फोट होगा, जिसे हम सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। तो यहां से आपने यहां तक की अगर मैं बात करूं, और इस विस्फोट के बाद हम तीन कैटेगरी में आएंगे जो अभी हम पढ़ रहे थे आगे, कि ब्लैक होल किसे कहेंगे, न्यूट्रॉन तारा किसे कहेंगे, प्रोटोस्टार कहेंगे। लेकिन अगर मैं तारे की एक छोटी सी कहानी बताऊं, तो सबसे पहले आपने देखा जब तारा पैदा हुआ, बचपन में था, प्रोटोस्टार था, उसमें बहुत सारी एनर्जी थी, बहुत सारा हाइड्रोजन था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा था, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही थी, वो वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहा था, मृत्यु की ओर बढ़ रहा था, तो ऐसे में क्या देखने को मिला कि उसकी हाइड्रोजन ईंधन खत्म हो रहे थे, उसकी चमक खत्म हो रही थी, उसमें हीट जो थी, गर्मी थी, वो खत्म हो रही थी, वो ठंडा हो रहा था, लेकिन उसकी सतह का फैल रहा था, सतह का आयतन जो था, सतह में वृद्धि देखने को मिल रही थी। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, तो हीलियम बचा हुआ जो उसके अंदर था वो कार्बन में चेंज होता है, और कार्बन के चेंज होने के बाद एक तीव्र विस्फोट होता है, जिसको हम लोग सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। तो अगर तारा अपने मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहा है, तो उसे रेड जियांट भी कह देते हैं, क्योंकि वो लाल रक्त दानव की तरह लगता है, बहुत बड़ा। रक्त दानव क्यों कहते हैं, राक्षस क्यों कहते हैं, क्योंकि दानव बहुत बड़ा दिखता है इंसान से, और जो तारे होते हैं उनकी बाहरी सतह का जब विस्तार होता है तो बहुत बड़े दिखते हैं, लेकिन उनकी जो चमक होती है वो खत्म हो जाती है और वो लाल रंग के दिखते हैं, इसलिए उनको हम रक्त दानव के रूप में कहते हैं। और आगे चल के उनमें जब बहुत बड़ा विस्फोट होता है तो उसे हम सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। तो क्लियर हो गया यहां तक बातें। अब सुपरनोवा विस्फोट होने के बाद जब विस्फोट हो जाता है तो तारे के द्रव्यमान में कुछ वृद्धि होती है, या तारे के द्रव्यमान में कुछ बचत होती है। तो उसके आधार पर हम देखते हैं सौरिक द्रव्यमान के अनुसार मृत्यु की तीन दशाएं होती हैं। एक कृष्ण वामन होता है, न्यूट्रॉन तारा होता है, या कृष्ण विवर को प्राप्त करते हैं। अब ध्यान देना, इसी को हम श्याम विवर भी कह देते हैं, या कृष्ण विवर। जो पूछा गया था आपसे पीसीएस में कि सिमट गया तारा, सिमट गया का मतलब क्या होता है भाई, वो मृत्यु की ओर चला गया ना,
अब वो मृत्यु हो गई उसकी। तो यही होती है दशाएं। अगर 1.44 सौरिक द्रव्यमान से कम है तो व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, श्वेत वामन, जो हमने पहले पढ़ा। और अगर 1.44 सौरिक द्रव्यमान से ज्यादा है तो ब्लैक होल बनेगा, न्यूट्रॉन तारा बनेगा, कृष्ण विवर बनेगा, श्याम विवर बनेगा। यही तो बनेगा ना। क्लियर है? तो अर्थात कि तारा सिमट चुका है, अब उसकी जो लाइफ साइकिल थी वो कंप्लीट हो चुकी है, अब एक नया तारा जन्म लेगा। तो उम्मीद करता हूं कि तारे से रिलेटेड अब आपको कोई डाउट नहीं होगा, और पूरी की पूरी घटना चक्र आप पढ़ लो, कोई बुक पढ़ लो, इतना इजी कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताएगा। बहुत आसान भाषा में मैंने जो 3-4 जो टर्म्स आती ना, बार बार कंफ्यूज करती है, वो आपकी क्लियर हो गई। अब जरा आगे चलते हैं कि अब देखो यहां पे लिख भी रहा है कि तारों के कारण घटित आकाशीय जो परिघटना होती है उसे कृष्ण विवर कहते हैं, यानी ब्लैक होल, या इसी को कृष्ण छिद्र सिद्धांत या ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर साहब ने किया। क्योंकि एस चंद्रशेखर साहब ने ही तो ये आयु बताई थी ना, क्या बताई थी कि किसी भी तारे में विस्फोट होने के बाद अगर 1.44 सौरिक द्रव्यमान अधिक बचता है तो हम उसे ब्लैक होल कहते हैं, अगर कम बचता है तो उसे हम व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं, श्वेत वामन कहते हैं। तो ये जो सीमा का निर्धारण एस चंद्रशेखर साहब ने किया था, इट मींस कि ब्लैक होल का भी निर्धारण इन्होंने ही किया था। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि एक ऐसा डार्क एरिया होता है जहां पर आपकी लाइट, जो कि प्रकाश की गति सबसे तेज होती है निर्वात में, वो लाइट भी जाके समा जाती है। अब जैसे मान लो आप सूर्य की रोशनी है, आप अगर कोई कपड़ा लगा दो काले रंग का, तो आप देखोगे उसके पीछे से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रोशनी आ जाती है। लेकिन ब्लैक होल ऐसा डार्क एरिया है जहां पे लाइट भी जाके गमन नहीं कर पाती और लाइट खो जाती है, हमें दिखती नहीं है। यार अभी तो लाइट जा रही थी, हमें चमक रही थी, हमें दिख रही थी, लेकिन जैसी ब्लैक होल में जाती है वहां पे एकदम गायब हो जाती है, पता ही नहीं चलती वो कहां गई, क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण जो बल है, ध्यान देना, ब्लैक होल का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इतना शक्तिशाली है कि किसी भी अपनी ओर आने वाली चीज को सिमट लेता है और उसके बाद उसका अस्तित्व समाप्त करता है। इसी तरीके से प्रकाश का भी अस्तित्व ब्लैक होल में जाके समाप्त हो जाता है। अदरवाइज प्रकाश हर जगह आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ब्लैक होल में नहीं देखने को मिलेगा। कृष्ण छिद्र पे गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल, देखिए यही चीज बता रहा था, इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता, बिकॉज बहुत उच्च घनत्व के कारण प्रकाश जब इसमें जाता है तो पूरा का पूरा खो जाता है इसमें। अब आप इस चीज को अगर नहीं इमेजिन कर पा रहे हैं तो एक बार गूगल पे डालिएगा ब्लैक होल एंड लाइट का कनेक्शन, कुछ भी डाल देना कि प्रकाश और ब्लैक होल, या उसमें इमेज क्लिक करना, उसके नोट्स को मत पढ़ना, इमेज क्लिक करोगे तो वहां दिखेगा कि एक तरफ ब्लैक होल होगा, बहुत डार्क एरिया, और वहां पे जब लाइट जा रही होगी तो लाइट जाके खो जाती है, उसमें भी वो लाइट नहीं गमन कर पाती है। तो ये चीज है। सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारा मृत्यु की दशा को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि सुपरनोवा विस्फोट में ही कार्बन पूरा विस्फोटिक हो जाता है, हीलियम बचता नहीं है, एनर्जी बचती नहीं है, तो वो मृत्यु हो जाती है उसकी। देखिए पहला चैप्टर था, मैंने कहा था कि जहां पे कॉन्सेप्ट होगा वहां डिटेल से समझेंगे, और जहां फैक्ट होगा वहां पे हम केवल रट के आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि जितना हमें जरूरत है हम उतना ही पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में हमारा प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। आगे देखें तो IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसके अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल है, जिसमें से अधिकांश को दक्षिणी गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। अब यहाँ पे पल्सर, क्वासर, ब्लैक होल तो अंतरिक्ष में पाए जाते हैं, जबकि ब्रिटल स्टार संबंध एनिमेलिया जगत, इकाइनोडर्मिटा संघ और ऑफिरोइडिया से संबंधित है। क्योंकि प्रश्न पूछ लिया था ना, पल्सर, क्वासर, ब्लैक होल और ब्रिटल स्टार। अब बहुत सारे बच्चों को लगा स्टार है यानी तारा है यानी अंतरिक्ष से संबंधित होगा, लेकिन असल में ये एक जंतु जगत से संबंधित है, जिसमें एनिमेलिया, इकाइनोडर्मिटा संबंधित है। ये तो ये जंतु जगत से संबंधित है ब्रिटल स्टार। फिर एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का जो समूह कहलाता है उसे हम नक्षत्र तारामंडल कहते हैं या कॉन्स्टलेशन कहते हैं, जिसको हम लोग सप्तऋषि भी कह देते हैं गांव में। नहीं कहते हैं कि आप कभी कभी इमेजिन करो रात में घूमते समय, खाना खाने के बाद टहलते हो और आसमान में देखते हो, तो आप अपने हिसाब से कुछ इमेजिन बना लेते हो कि यार ये 10-12 तारे एक जगह हैं, अगर मैं इसको देखूं तो ये ABCD का अल्फाबेट बना रहे हैं, या ये किसी घर की स्ट्रक्चर बना रहे हैं, या किसी जंतु का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जानवर का, या 7 तारे होते हैं जो क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं, सप्तऋषि कहते हैं, क्योंकि उसी के माध्यम से हम उत्तर दिशा में ध्रुव तारे की पहचान कर पाते हैं। तो ये एक निश्चित आकृति होती है, तो उसी को हम नक्षत्र या तारामंडल कहते हैं। हबल टेलीस्कोप या हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी थी, कि जो तारा था उसकी जो सतह पे जो छाया पड़ रही थी उसकी एक इमेज भेजी थी। तो बस इतना ही प्रश्न था, और उसका नाम था तारे का बीटलग्यूस। हालांकि ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि भाई पृथ्वी से ऊपर गया और सूर्य से अलग है और अंतरिक्ष में बैठा है, तो आकाश कैसा दिखेगा, काला। हमें आकाश क्यों दिखता है भाई नीला,
क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। जो सूर्य से आने वाले जो 7 प्रमुख प्रकार के कलर होते हैं, जिसको हम लोग विबग्योर कहते हैं, इंद्रधनुषी कलर कहते हैं, जिसमें वायलेट हो गया मतलब लाल, बैगनी, नीला, काला, काला तो नहीं होता है, हरा हो गया, पीला हो गया। तो इसमें क्या होता है, नीला रंग जो होता है उसकी वेवलेंथ कम होती है। इट मीन्स कि उसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है और वो धीरे धीरे आके वायुमंडल के जो कण होते हैं, धूल के कण होते हैं, उससे फैल जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है और इस वजह से हमें आकाश नीला दिखाई देता है। और पानी का जो कलर है, समुद्र का जो कलर होता है, वो भी हमें नीला दिखाई देता है, क्योंकि आसमान से आने वाले जो कलर हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति वायुमंडल से बाहर निकल गया, जहां पर उसके लिए कोई प्रकीर्णन दिख ही नहीं रहा है, तो वो कैसा दिखेगा उसको। तो इसीलिए अंतरिक्ष से हमेशा आकाश काला दिखाई देता है, लेकिन अंतरिक्ष से पृथ्वी उसे नीली दिखाई देती है। आप ग्लोब पे देखोगे तो पृथ्वी नीली दिखाई देगी, क्योंकि 71% पानी का रंग जो है कि मतलब पानी का हिस्सा है महासागर, और वो नीले रंग का दिखता है, इसलिए जो है कि वो नीला। और तारे टिमटिमाते हुए नहीं दिखते हैं, ध्यान देना, तारे अपने आप में टिमटिमाते हुए नहीं दिखते, हमें केवल पृथ्वी से दिखते हैं। ये भी प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जिसकी वजह से हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। हमारी आंखों पे जो प्रकाश आता है वो प्रकीर्णित होता है और तारों का जो कलर होता है वो हमें दिखने लगता है। असल में तारों का कोई कलर ही नहीं होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो तारे भी नहीं टिमटिमाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायुमंडलीय हीनता होती है और तापमान में कमी होती है, क्योंकि ऊपर जाने पे कोई ना वायुमंडल होता है ना तापमान होता है, इसलिए ऐसा दिखता है वो। तो आगे देख लेते हैं। निर्वात में प्रकाश द्वारा 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से 1 वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। इट मीन्स कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 1 सेकंड में इतनी गति करती है और इसी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, प्रकाश वर्ष मात्रक होता है। कभी कभी समाचार में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी, स्टैंडर्ड मॉडल ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध करने से संबंधित है। आप हो सकता है इवेंट होराइजन वर्ड आपने सुना होगा, ब्रह्मांड से संबंधित है। सिंगुलैरिटी नहीं सुना होगा या स्टैंडर्ड मॉडल नहीं सुना होगा। तो ये जो शब्द आते हैं ये ब्रह्मांड के ऑब्जर्वेशन या ब्रह्मांड की रिसर्च करने से संबंधित ये थियरी दी गई है। तो इसीलिए ये प्रश्न यूपीएससी ने पूछा था, पीसीएस ने नहीं। कौन एक समय का प्राकृतिक इकाई नहीं है? भाई समय का प्राकृतिक इकाई कौन नहीं है भाई? तो आप देखोगे या मानक समय नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो कौन सा एक प्राकृतिक समय इकाई नहीं है? तो मानक समय नहीं है, क्योंकि जो मानक समय स्टैंडर्ड टाइम है ये काल्पनिक रेखा जो होती है, जैसे भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी जो जाती है आपकी मिर्जापुर से होते हुए, इलाहाबाद से होते हुए 5 राज्यों से होके जाती है, जिसपे हम अपने जो भारत का समय निर्धारण करते हैं। ठीक है, या फिर आप देखोगे तो वर्ल्ड के स्तर पे 0 डिग्री जो देशांतर रेखा जाती है लंदन के ग्रीनविच से, वहां से हम टाइम निर्धारित करते हैं। तो ये व्यक्तियों के द्वारा काल्पनिक तौर पे तैयार किया गया। तो ये मानक समय जो होता है स्टैंडर्ड टाइम, ये प्राकृतिक नहीं होता है। प्राकृतिक का मतलब होता है जब प्रकृति की घटनाओं को देख के आप समय का निर्धारण करते हो। पहले के जो पूर्वज थे हमारे दादा दादी या परदादा, अगर किसी घर में होंगे तो आप उनसे पूछोगे तो पहले तो घड़ी नहीं थी, लेकिन उन्हें कैसे पता चलता था कि सुबह 4 बज गया? वो सुबह उठ के जो है कि अपने गाय भैंस जो भी पालते थे, क्योंकि पहले पशुपालन ज्यादा होता था, तो लोग सुबह 4 बजे 5 बजे उठते थे और उनको पूरा भोजन वोजन की व्यवस्था करना, गाय के लिए सारा गोबर वगैरह हटाना, ये सारे काम। और शाम को 7 बजे के बाद वो लोग खाना खा के सो भी जाते थे। कैसे पता चला? क्योंकि सूर्य की जो पहली किरण होती थी वो उन्हें सुबह 5 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे दिखती थी और वो मानते थे कि अब सुबह हो चुकी है, भोर हो चुका है, बिहान हो गया, भोजपुरी भाषा में बोलते ना, सुबह हो गई। और शाम को जैसे ही 6:30 7 बजे के बाद सूर्य की किरणें अस्त हो जाती थी तो उन्हें लगता था कि अब रात हो चुकी है, तो अब हमें सो जाना चाहिए। ये क्रिया थी। कभी कभी ऐसा होता था कि उन्हें चंद्रमा को देखने पता चलता था कि आज चंद्रमा कुछ अलग दिख रहा है और ये 15 दिन बाद ऐसा हो रहा है, या अमावस की रात हो सकती है, या फिर चंद्रमा पूर्णिमा के दिन जो दिखता है 30 दिन बाद, तो उन्हें लगता था कि ये चंद्रमा में कुछ परिवर्तन दिख रहा है या सूर्य ग्रहण दिख रहा है। तो ये सब प्राकृतिक जो घटक है, इनके द्वारा जो समय का मेजरमेंट किया जाता था उसे हम प्राकृतिक मानक कहते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय वर्ष हो गया, चंद्रमास हो गया, दिवस हो गया, ये सभी। लेकिन मानक समय मनुष्य के द्वारा तैयार किया गया, ये काल्पनिक समय है जिसके आधार पे बात हो रही है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। तो अभी तक हमने ब्रह्मांड के चैप्टर से 16 पॉइंट कवर किए, लेकिन उस 16 पॉइंट में मैं कह सकता हूं कि अब आपका एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। यही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। मेनली आपको तारों से कॉन्सेप्ट में जो प्रॉब्लम थी वो सारी चीजें मैंने बता दी तारों के कॉन्सेप्ट में। और अब हम चलते हैं सौर मंडल में। तो अब यहां पर हम लोग पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, सौर मंडल। तो सौर मंडल की बात करें, जैसे एक ब्रह्मांड में बहुत सारी जो है कि असंख्य आकाशगंगाएं यानी गैलेक्सी है, उनमें एक हमारी आकाशगंगा मिल्की वे, और उस आकाशगंगा में भी बहुत सारे असंख्य मात्रा में सौर मंडल देखने को मिलते हैं।
सौर मंडल का मतलब होता है जिसमें एक मुख्य रूप से तारा होता है और उस तारे की चारों तरफ परिक्रमा करने वाले कुछ ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, ये सभी देखने को मिलते हैं। तो हमारे सौर मंडल में ऐसी विशेषता किसके पास है? सूर्य के पास है। और सूर्य इसीलिए ग्रह नहीं कहलाता है, तारा कहलाता है, क्योंकि तारों की अपनी एक प्रमुख विशेषता होती है कि उनके पास अपना खुद का प्रकाश होता है। वो अदीप्त नहीं होते, प्रदीप्त होते हैं। इट मीन्स कि उनके पास अपनी खुद की ऊर्जा होती है, अपना खुद का एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है और खुद का अपना एक प्रकाश होता है। बताइए, पृथ्वी का अपने पास कोई प्रकाश है क्या? नहीं है। पृथ्वी के पास अपने पास गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन प्रकाश न होने की वजह से उसे हम तारा नहीं कहते, ग्रह कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश पर निर्भर है। बुध भी सूर्य के प्रकाश पर निर्भर है, बृहस्पति भी। लेकिन क्या सूर्य किसी के प्रकाश पर निर्भर है? नहीं है, क्योंकि सूर्य अपने लिए खुद हाइड्रोजन के अणुओं के संलयन से हीलियम और बहुत मात्रा में एनर्जी बनाता है। उसके पास अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, अपना जो है कि प्रकाश है। इस वजह से उसे हम तारे का दर्जा देते हैं और वो हमारे सौर मंडल का मुखिया होता है। चलिए एक छोटी सी इमेज दिखाता हूं मैं आपको। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये छोटा सा जो लाइट दिख रहा है आपको येलो कलर का, जिसको मैं ग्रीन कर रहा हूं, तो ये क्या है आपका? ये सन है। ठीक है, ये सन है, सूर्य है। और इसके चारों तरफ घूमने वाला बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इट मीन्स कि आपका जो अरुण, वरुण, बृहस्पति वगैरह हो गए। और ये छोटे छोटे जो पत्थर दिख रहे हैं ना, ये वाली जो बेल्ट है, इसे हम लोग कूपर बेल्ट, धूमकेतु, उल्कापिंड, ये सारी बेल्ट ये पीछे भी आपको देखने को मिलेगी। और ये बगल बगल में छोटे छोटे स्टार जो हमें देखने को मिलते हैं। तो यही आपका सौर मंडल है और इसमें मुखिया हमारा कौन है? सूर्य। जैसे आपके घर में आपके पिताजी मुखिया होते हैं, उन्हीं के चारों ओर पूरा का पूरा घर घूमता है, तो सेम उसी प्रकार से सूर्य के चारों ओर भी घूमता है। तो इसमें सौर मंडल में जो घटक होते हैं, एक तो हमारा सूर्य होता है, फिर बहुत सारे ग्रह होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह होते हैं। अब जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। मंगल का उपग्रह क्या है? फोबोस और डिबोस है। शुक्र और बुध का उपग्रह क्या है ही नहीं, क्योंकि इन दोनों के पास उपग्रह नहीं है। इसी तरीके से बृहस्पति के 90-92 मतलब 87 के आसपास उपग्रह, शनि के 90-92 उपग्रह। तो ये सारे उपग्रह और क्षुद्र ग्रह, जिसको मैंने आपको जो छोटी छोटी कूपर बेल्ट थी, उल्काएं, धूमकेतु, खगोलीय धूल और सौर मंडल के ये सभी के सभी भाग है। जबकि निहारिका की बात करें तो ये इसका भाग नहीं है, क्योंकि निहारिका दोस्तों गैलेक्सी का एक पार्ट होता है, न कि सौर मंडल का एक पार्ट होता है। इसलिए निहारिका को इससे अलग रखा गया। और ये प्रश्न पूछा गया था कि सौर मंडल का कौन सा भाग नहीं है, तो निहारिका नहीं होता है। तो मैंने आपको दिखा दिया इमेज में। अब जरा हम देखते हैं कि किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उनकी परिक्रमा करती है। कॉपरनिकस महोदय ने। हालांकि जब यूरोप में कॉपरनिकस ने, गैलीलियो ने यह बताया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य स्थिर होता है, जबकि वहां के जो चर्च के पादरी थे या फादर थे, उन्होंने कहा था, या वहां के राजा लोग ये कहते थे कि नहीं, पृथ्वी हमारी स्थिर है, सूर्य हमारी परिक्रमा करता है। लेकिन जो वैज्ञानिक तथ्य था, गैलीलियो ने जब ये बताया, कॉपरनिकस ने बताया, तो वहां की जो चर्च थी, वहां के जो राजा थे, उन्होंने क्या किया? गैलीलियो को फांसी की सजा दे दी कि तुम हमारे भगवान के खिलाफ बोल रहे हो, क्योंकि पृथ्वी पे अवतार है चर्च का, ईसा मसीह का अवतार है पृथ्वी पर, और पृथ्वी घूमती नहीं है, बल्कि पृथ्वी के चारों ओर सारे घूमते हैं। तो अर्थात तुम अपनी धार्मिक भावना के खिलाफ जा रहे हो, और धर्म के आधार पर उन्हें, गैलीलियो को सजा दे दी गई। लेकिन वैज्ञानिक तथ्य तो यही था। हालांकि हमारे भारतीय गणितज्ञ, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट महोदय ने भी यही कहा कि भाई सूर्य केंद्र में स्थित है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं हम लोग, जिसमें पृथ्वी भी एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। सूर्य से दिन और रात की स्थिति पता चलती है, आधे दिन हमें धूप मिलती है, आधे दिन हमें अंधेरा मिलता है। तो ये सारी चीजें हमारे आर्यभट्ट महोदय ने भी की। लेकिन भारतीय राजा, भारतीय नरेश इतने शिक्षित थे कि आर्यभट्ट को इसके लिए सम्मानित किया गया, और उनके लिए आज भी हम उनके लिए स्तर पे याद करते हैं, न कि गैलीलियो की तरह हमने फांसी की सजा दी। तो हमारी जीवन शैली, हमारी पद्धति अलग स्तर की थी, यूरोपीय पद्धति अलग स्तर की थी। तो सबसे पहले ये बात कॉपरनिकस महोदय ने कही 1514 में। उल्लेखनीय है कि 6वीं शताब्दी के प्रसिद्ध खगोलविद वराहमिहिर ने इससे लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही बता दिया कि चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, क्योंकि चंद्रमा उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, नक्षत्र देखते हैं, और पृथ्वी ग्रह जो कि सूर्य जैसे तारे के चारों ओर घूमती है। और इस बात को हमारे आर्यभट्ट महोदय ने भी बताया था। अब इसी तरीके से हम देखें कि जो हमारे सौर परिवार के जितने भी ग्रह हैं, कितने ग्रह हैं बच्चों? 8 ग्रह हैं। 9 ग्रह याद नहीं रखना है, क्योंकि जो प्लूटो था उसे 2006 में ही जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खगोलीय जो टीम बैठी थी, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, उन्होंने क्या किया कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया, क्योंकि ये अपनी कक्षा के साथ साथ दूसरे की कक्षा में घुस जाता था। इसलिए उसे बाहर करके एक बौने ग्रह का दर्जा दिया गया 2006 में,
उसके बाद से हमारे पास टोटल 8 ग्रह बचे हुए हैं, जिसके बारे में मैंने आपको ट्रिक बताई थी घटना चक्र की, जब सीरीज हम लोग चला रहे थे। तो उसकी ट्रिक थी बीएसपी में बीएसयू नहीं पाया जाता है। बी से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, यानी आपका अरुण और वरुण। तो इस तरीके से ये क्रम है जो सूर्य से दूरी पर ये क्रम है। क्रम वाइज आपको याद हो सकता है, बीएसपी में बीएसयू नहीं पाया जाता, तो बस इतना आपको याद रखना है। लेकिन इनके घनत्व की बात करें कि कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा ठोस है, कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा पतला है, कौन से ग्रह पे ज्यादा गैस है, कौन से ग्रह पे जो है कि घनत्व ज्यादा है, तो आप देखोगे कि सभी ग्रहों में पृथ्वी का सघनतम यानी पृथ्वी का जो घनत्व सबसे अधिक है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यानी सबसे अधिक जो ठोस घनत्व है वो पृथ्वी पर है। अन्य ग्रहों में बुध का 5.4 है, शुक्र का 5.2 है, मंगल का 3.9, बृहस्पति तो वैसे ही गैसी गोला है क्योंकि वो गैस से भरा हुआ गोला है, तो 1.3, शनि 0.6, अरुण 1.2, वरुण 1.6। तो यहां पर आप देखोगे कि इन ग्रहों में सबसे अधिक घनत्व मिलता है आपको पृथ्वी पर, पहला प्रश्न, और सबसे कम घनत्व मिलता है शनि पर, दूसरा प्रश्न। 0.6 मिलता है और सबसे अधिक मिलता है पृथ्वी पे। अगर शुरू के 3 आपको याद है कि पृथ्वी, बुध, शुक्र और मंगल, ये क्रम वाइज है जिनके घनत्व घटते हुए जा रहे हैं। आगे देखें, अब एक प्रश्न और बनता है कि जिस पृथ्वी पर आप रहते हैं उसके संगठन यानी कि पृथ्वी में मुख्य रूप से क्या क्या तत्व पाए थे पृथ्वी में। ध्यान देना, क्योंकि मैं आपसे पृथ्वी के वायुमंडल को नहीं पूछ रहा हूं। वायुमंडल में तो नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक है 78, ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे आती है, ऑर्गन थर्ड नंबर पे आती है, कार्बन डाइऑक्साइड फोर्थ नंबर पे आती है 0.003%। तो ये आपको गलत कर देगा। तो आपको क्वेश्चन क्या पढ़ना है, आपको क्वेश्चन पढ़ रहा है कि पृथ्वी के संगठन यानी कि जो पृथ्वी की संरचना है आंतरिक परतों की, उसकी बाहरी परतों की, उसमें सबसे अधिक मात्रा जो किसकी मिलती है, तो सबसे अधिक मात्रा मिलेगी फर्स्ट नंबर पे लोहा। इसीलिए तो पृथ्वी लोहे की तरह व्यवहार करती है। पृथ्वी हर तरीके से लोहा या चुंबक की तरह व्यवहार करती है। कोई भी चीज ऊपर उठा लो पृथ्वी अपनी ओर खींच लेती है। गुरुत्वाकर्षण बल का नियम तो यही होता है कि हर चीज को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। न्यूटन ने सेब उछाला, नीचे आ गया सेब, जबकि कॉपरनिकस ने सेब उछाला तो क्या ऊपर चला गया, वो भी तो नीचे ही आया था। आइंस्टीन ने उछाला तो क्या नीचे नहीं आया था। लेकिन नजर इस चीज की आपके उसकी पड़ गई न्यूटन की, तो इसलिए न्यूटन लॉ हो गया। तो ध्यान देना कि पृथ्वी में लोहा या चुंबकत्व का गुण सबसे अधिक पाया जाता है 32.7%, ये फर्स्ट नंबर पे है। सेकंड इसमें मिलता है ऑक्सीजन 30.12%। अब पृथ्वी के अंदर ऑक्सीजन है, इसलिए पृथ्वी के अंदर जो जैविक घटक होते हैं वो भी जीवित रहते हैं। फिर उसके बाद 15.12% के साथ सिलिकॉन थर्ड नंबर पे आता है। मैंने पृथ्वी के वायुमंडल की बात नहीं की, पृथ्वी के संगठन की बात की। ये प्रश्न आपको देखना होगा कि क्या आपसे पूछ रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल को पूछ रहा है या पृथ्वी के संरचना को पूछ रहा है। अगर संरचना पूछ रहा है तो सबसे अधिक लोहा न दे, अगर चुंबकत्व गुण दे दे तो भी आपको टिक लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि चुंबकत्व ही माना जाता है लोहे को। दूसरा आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, थर्ड नंबर पे सिलिकॉन। और जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी दोस्तों कि बीएसपी में बीएसयू नहीं पाया जाता, ये जो है कि आपका मैंने बताया था आपको ये ट्रिक। और ये क्या थी ट्रिक, तो जरा इसको देख लेते हैं। तो यही तो पूछ रहा है सूर्य से दूरी के ग्रहों की। अगर मान लीजिए यहाँ पे सन है तो सन से आपको याद करते हो कि बुध था, फिर शुक्र था, फिर गड़बड़ हो गया, फिर मंगल आ गया, कि फिर पृथ्वी आ गया, तो गड़बड़ हो जाता है। सीधी सी बात, आप इसको याद कर लो भाई, पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, में से मंगल, फिर यहाँ पे बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। यही तो दिया हुआ है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। और अगर मैं कहूं कि घनत्व के आधार पे, तो सबसे पहले नंबर पे आएगा घनत्व के आधार पे पृथ्वी, क्योंकि उसका घनत्व अभी हमने पढ़ा 5.5 ग्राम प्रति क्यूब। और सेकंड नंबर पे बुध, थर्ड पे शुक्र। और अगर सबसे कम घनत्व की बात करूं तो शनि, क्योंकि पूरा का पूरा गैसीय गोला है 0.6%। तो इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे कुछ बेसिक फैक्ट, जैसे ग्रह अप्रकाशवान होते हैं, क्योंकि ग्रह के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता। अगर अपना प्रकाश होता तो तारे नहीं बन जाते। सूर्य का भी तो नियम यही था कि उसके पास गुरुत्वाकर्षण बल तो है पृथ्वी की तरह, लेकिन उसके पास अपना ऊर्जा और अपना प्रकाश है, इसलिए वो तारे में आता है। पृथ्वी, बुध, मंगल, शुक्र, ये सारे के सारे क्या है, ग्रह हैं, क्योंकि इनके पास गुरुत्वाकर्षण बल तो है लेकिन इनके पास अपना प्रकाश नहीं है। अब आप कहोगे सर मंगल पे कहां से गुरुत्वाकर्षण बल आ गया, ये कैसे पता चला? तो भाई जो अभी हमने मंगलयान भेजा था 2014 में, तो कैसे मंगल की कक्षा में जैसे ही घुसे, हमारा यान जब घुसा मंगल की कक्षा में, तो मंगल ने अपनी ओर खींच नहीं लिया गुरुत्वाकर्षण बल से 35,000 किलोमीटर के बाद। तो ये आप थ्योरी देखेंगे तो ये गुरुत्वाकर्षण बल सभी ग्रहों के पास है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल भी ना हो तो ग्रह तो बनेगा ही नहीं, फिर तो ग्रह की श्रेणी से भी बाहर हो गया। तो सबसे छोटा ग्रह, और जबकि सूर्य
के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं ये सारे के सारे, तो ग्रह अप्रकाशवान होते हैं, सूर्य उन्हें प्रकाशित करता है, और सूर्य प्रकाशवान है इसलिए वो तारा है। सबसे छोटा ग्रह आपको बुध, और सबसे बड़ा ग्रह शनि और बृहस्पति में लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो ये बृहस्पति होता है। और सर्वाधिक चमकीला ग्रह जिसे हम लोग शुक्र कहते हैं, सबसे निकट ग्रह बुध होता है, सर्वाधिक दूर ग्रह वरुण होता है। और शुक्र के बारे में पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, भगिनी या सांझ का तारा, भोर का तारा, सबसे चमकीला, ये सारे जो टाइटल हैं वो शुक्र को ही दिए गए हैं। अब गोल्डीलॉक्स जोन, बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज। गोल्डीलॉक्स जोन का सिंपल सा जो अर्थ होता है वो ये होता है कि पृथ्वी जैसे रहने की जो आदर्श दशा है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, पानी हो, हवा हो, पेड़ पौधे हो, तो ऐसे रहने की जो आदर्श दशाएं हमें देखने को जिस भी ग्रह पे मिलेगी, हम उसे कह सकते हैं कि वहां पे गोल्डीलॉक्स जोन है। तो गोल्डीलॉक्स का मतलब होता है रहने योग्य आदर्श दशाएं। तो पृथ्वी पर तो है ही है, उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि मंगल पे भी शायद हमें ग्रह मिल सकता है, चंद्रमा पे मिल सकता है, तो हम उसे भी गोल्डीलॉक्स जोन कहेंगे। क्लियर। अब यहां पर हम देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन 2006 में प्राग यानी कि चेक गणराज्य बैठक में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। तो मैंने ये पहले बता दिया कि प्लूटो क्या करता था, अपनी कक्षा के साथ दूसरी कक्षा को भी काटता था, इसलिए इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया और इसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। इसलिए टोटल 8 ग्रह हो चुके हैं। अब तो अभी हमने सौरमंडल के एक बाहरी स्ट्रक्चर पढ़ा, अब सौरमंडल के एक एक ग्रह और तारे की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सूर्य के पढ़ेंगे। तो सूर्य में आप देखोगे हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक जो कि ड्यूटीरियम होते हैं। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि जो संलयन क्रिया में जो हाइड्रोजन के समस्थानिक शामिल होते हैं वो कौन होते हैं, ड्यूटीरियम, क्योंकि इनके 3 प्रकार के अलग होते हैं ना हाइड्रोजन के, ड्यूटीरियम, टेट्रियम, ऐसे करके होता है, 3 अलग अलग हाइड्रोजन के प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे ड्यूटीरियम के 2 समस्थानिक जब आपस में मिलते हैं तो हीलियम तैयार करते हैं और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा तैयार करते हैं। इसी तरीके से डायमंड रिंग का जो दृश्य होता है ये पूर्ण सूर्य ग्रहण टोटल सोलर इक्लिप्स के समय मिलता है, जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है और कुछ सेकंड पूर्व एवं कुछ सेकंड बाद परिधि रेखा पर दिखाई पड़ता है। जो सूर्य की जो बाहरी वलय होती है उस पे हमको एक छोटी सी एक रिंग देखने को मिलती है ज्वाला की, उसी को हम लोग कहते हैं हीरक वलय, और ये सूर्य ग्रहण के समय होता है। तो सूर्य ग्रहण की अगर हम बात करें, सोलर इक्लिप्स क्या होता है, तो आप देखोगे जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, और यह केवल प्रतिप्रदा यानी न्यू मून डे पर ही होता है या अमावस्या को होता है। जैसे समझिएगा कि ये आपका सूर्य हो गया, ठीक है, और ये आपकी अर्थ हो गई पृथ्वी, ये इसका चक्कर लगा रही है, प्रॉपर चक्कर लगा रही है ना, ऐसे से करके चक्कर लगा रही है, और चंद्रमा भी यहाँ पे चक्कर लगा रहा था, मून भी यहाँ चक्कर लगा रहा था पृथ्वी के। लेकिन अचानक क्या होता है कि चक्कर लगाते लगाते मून जो है कि यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे में जो सूर्य का प्रकाश आना चाहिए था पृथ्वी पे, वो चंद्रमा पर ही आके रह गया, और पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को लगता है कि सूर्य भगवान पे कोई संकट आ गया है, इसलिए वो हमारे पास रोशनी नहीं भेज पा रहे हैं। तो उस संकट को हम लोग क्या कहते हैं कि सूर्य भगवान के ऊपर संकट आ गया है, यानी सूर्य के ऊपर ग्रहण आ गया है, और इस समय हम लोगों को खाना पीना त्याग देना चाहिए, क्योंकि जब हमारे भगवान ही हमारे लिए संकट में है तो हमें उनकी सुरक्षा के लिए पूजा पाठ करनी चाहिए, बहुत सारे गायत्री मंत्रों का पाठ करना चाहिए। अलग अलग धर्मों की अलग अलग पद्धति होती है ना, ये सारी चीजें हैं जो आपके घरों में होती है, आपके बड़े बुजुर्ग करते हैं। तो ये सोच क्या होती है, यही चीज होती है कि उन्हें लगता है सूर्य का प्रकाश हमारे पास नहीं आ पा रहा है, क्योंकि कोई ऐसी वस्तु आ गई है जिसने सूर्य के प्रकाश को ढक लिया, अर्थात भगवान सूर्य पे संकट आ गया। तो कोई और वस्तु नहीं होती बल्कि चंद्रमा होती है। तो ध्यान देना, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंचेगा, तो ऐसी स्थिति में हम उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब इसी में एक चंद्र ग्रहण की स्थिति समझो, यहां पे सूर्य है, यहां पे अर्थ है, नॉर्मल है, तो ये प्रकाश तो यहां जा रहा था, लेकिन यहां पे अगर मून है तो ये प्रकाश यहां पे भी तो जा रहा है थोड़ा थोड़ा, मून पे भी तो जाएगा ना थोड़ा थोड़ा, क्योंकि भाई सौर मंडल में सूर्य क्या करता है, सभी ग्रहों को प्रकाशित करता है, सभी उपग्रहों को प्रकाशित करता है, क्योंकि मून अभी यहां पे। लेकिन अगर यही कंडीशन कुछ इस तरीके से हो जाए, कुछ इस तरीके से, क्योंकि मून क्या चक्कर लगाते 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 इस फेज पे आ गया। अब यहां से क्या है कि पृथ्वी पर तो प्रकाश आ रहा होता है, लेकिन चंद्रमा के पास कोई प्रकाश नहीं आता, तो लोगों को लगता है फिर से कि भाई चंद्रमा पे या चंद्र भगवान पे संकट आ गया, क्योंकि चंद्र भगवान चमक नहीं रहा है, अंधेरे में चले गए, क्योंकि उस पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है। कौन सा जानवर आ गया, तो उन्हें ये नहीं पता कि वो जानवर खुद आप है, क्योंकि पृथ्वी तो बीच में आ गई, तो इसलिए चंद्रमा पे प्रकाश नहीं पहुंचा और चंद्र ग्रहण कहला दिया गया। तो सूर्य ग्रहण यानी सूर्य पे संकट आना, चंद्र ग्रहण यानी चंद्र पे संकट आना। तो ये सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया, और यही चीज यहाँ पे लिखी है कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी यानी कि सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है तो ये सूर्य ग्रहण की स्थिति हो जाती है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंचता है। क्लियर। अब यहां पर हम देखते हैं कि
खग्राह या पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। और यही कारण है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण पृथ्वी के सभी भागों पर एक साथ दिखाई नहीं देता। यानी भारत में जिस समय पूर्ण सूर्य ग्रहण दिख रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि अमेरिका से भी उसी समय दिखे। हो सकता है अमेरिका से 10 मिनट पहले दिख जाए, अमेरिका से 10 मिनट बाद दिखे, ऑस्ट्रेलिया से 15 मिनट बाद दिखे, और तथा यह केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई देता है। चंद्रमा अथवा सूर्य के चारों ओर एक पक्षाभ यानी कि साइरस और पक्षाभ स्त्री बादलों के अपवर्तन से बने दूधिया रंग के छल्ले को हम प्रभा मंडल भी कहते हैं। ये बस फैक्ट है। खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करें तो ये लंबाई मापने की इकाई होती है। यह इकाई सूर्य एवं पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग 150 इंटू 10⁶ किलोमीटर के बराबर होती है। अर्थात सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है लगभग 149 मिलियन वर्ष इतनी है। और ये वर्ष का मतलब क्या है? प्रकाश वर्ष की जो दूरी होती है, जो कि 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड की जो चाल होती है। तो जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गई, प्रकाश वर्ष हो गए, ये सब खगोलीय दूरी नापने के मात्रक होते हैं। पृथ्वी सूर्य से निकटतम कब होती है? 3 जनवरी के समय, जिसको हम लोग पेरीहीलियन या उपसौर। अब उपसौर का मतलब क्या है? आपने कभी जनरल डिब्बे में सफर किया होगा, मैंने तो किया है भाई जनरल डिब्बे में सफर। जनरल डिब्बे में भी किया, स्लीपर में भी किया, एसी में भी किया, फ्लाइट में भी किया, वंदे भारत में भी किया। तो संघर्ष की कहानी ये मेरी बयां करती है कि मैं जब संघर्ष के दिनों में था तो मैंने जनरल डिब्बे में भी किया है, जब मेरा परिवार संघर्ष की कहानी लिख रहा था। और आज जो है कि मैं फ्लाइट में भी सफर करता हूँ, एसी में भी करता हूँ। लेकिन जनरल डिब्बे में जो नॉलेज मिलती है ना, वो और कहीं नहीं मिलती है। आपने जनरल डिब्बे में देखा होगा धक्का मुक्की खूब होती है, और उसमें लोग क्या कहते हैं, यार तुम बिल्कुल ऊपर ही चढ़े आ रहे हो, बिल्कुल हमारे ऊपर चढ़ के आ जा रहे हो, दूर हट के बैठो, मेरी सीट से हटो, मेरे ऊपर एकदम बैठ रहे हो। तो ऊपर का मतलब होता है ऊपर चढ़ के आ जाना, यानी नजदीक आ जाना। तो सेम पृथ्वी जब सूर्य के एकदम नजदीक पहुंच जाती है 3 जनवरी के आसपास, तो उपसौर कहते हैं। उपसौर मतलब सूर्य के ऊपर आ जाना, सूर्य के एकदम ऊपर चढ़ के बैठ जाना, निकट आ जाना। तो इसको हम पेरीहीलियन कह सकते हैं। एक ट्रिक मैंने बना रखी है, इसे आप याद कर सकते हो। और पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पे होती है 4 जुलाई को, जिसको हम अपहीलियन या अपसौर कहते हैं, मतलब उतर जाना, दूर हो जाओ। अपसौर मतलब दूर हो जाना। क्लियर? नासा के अनुसार सूर्य का जो आकार है वो पृथ्वी से 109.2 गुना बड़ा है। और सूर्य की जो त्रिज्या की बात करेंगे, सूर्य की त्रिज्या की बात, तो ये लगभग इतनी है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, पृथ्वी की त्रिज्या पता होनी चाहिए, 6378 किलोमीटर होती है। अब इसका अगर व्यास करना हो, डबल कर दो, इंटू 2 कर दोगे तो इतना जो है कि व्यास हो जाएगा। ये पृथ्वी की त्रिज्या और व्यास होगी। अब चलते हैं सूर्य के बाद हमारा नंबर क्या आता है? बीएसपी में, यानी बीएसपी में बीएसयू का मतलब क्या? बुध, शुक्र, पृथ्वी। तो पहले हम बुध को पढ़ लें। तो कोई ग्रह सूर्य के जितना नजदीक होगा उतना ही तेज उसका वेग और गति होगी, क्योंकि भाई सूर्य की वजह से वो उतना हल्का होगा, उतना गर्म होगा, उतनी तेजी से दौड़ेगा। तो बुध केवल और केवल 88 दिन में ही सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। और पृथ्वी कितने दिन में करती है दोस्तों? 365, क्योंकि वो सूर्य से दूर है। और सबसे दूर कौन सा है? नेपच्यून है। तो इट मीन्स कि वो तो सबसे ज्यादा समय लेगा, लगभग 167 वर्ष के आसपास लेता है। 167 वर्ष तब जाके वो सूर्य का एक चक्कर लगाता है। और हमारी पृथ्वी तो 365 दिन में लगा देती है। लेकिन बुध की बात करें तो ये सबसे कम 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगा के खाली हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे नजदीक होता है। बुध को हम लोग मरकरी भी कहते हैं और शुक्र को वीनस कहते हैं। इन दोनों के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। मैंने बताया था बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। लेकिन मंगल से शुरू होता है। मंगल के पास फीबोस और डीमोस है, पृथ्वी के पास चंद्रमा है, फिर उसके बाद आप देखोगे तो बुध मतलब बृहस्पति मिलेगा, शनि मिलेगा, इनके पास भी बहुत सारे 100 उपग्रह करीब है, 90। अब आगे देखें तो परावर्तित प्रकाश में देखने पर पिंड का एल्बिडो उसकी चमक अर्थात चाक्षुष द्युति निर्धारित करता है। पृथ्वी की तुलना में बुध का जो एल्बिडो है वो 0.1% क्या है? पृथ्वी की तुलना में बुध का एल्बिडो कम है, क्योंकि बुध जो है कि पृथ्वी के मतलब जो सूर्य का प्रकाश है उसको रिटर्न नहीं कर पाता, जबकि पृथ्वी कर लेती है रिटर्न। एल्बिडो का मतलब होता है कि पृथ्वी पर आने वाला जो सूर्य का प्रकाश है, मान लीजिए हमने 100 यूनिट सूर्य से प्रकाश ग्रहण किया, लेकिन हमने 100 यूनिट का प्रयोग नहीं किया। अगर हम 100 यूनिट प्रयोग करेंगे तो पृथ्वी का जो आज तापमान देख रहे हो आप, ग्लोबल वार्मिंग, वो और तेजी से बढ़ जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि 35% यूनिट यानी 35 यूनिट रिटर्न कर देते हैं बिना यूज किए। तो हम कितना यूज कर रहे हैं? 65 यूनिट। और 65 यूनिट ही दर्शाता है कि हम 65 यूनिट यूज कर रहे हैं, 35 यूनिट हम रिटर्न कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब पृथ्वी का एल्बिडो अच्छा है। लेकिन इस एल्बिडो का मान एवरेज जो है कि आदर्श दशा में 40 तक अगर होता है तो हम 60 यूनिट ही केवल यूज करेंगे और ग्लोबल वार्मिंग में कमी होगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। एल्बिडो का कॉन्सेप्ट मैंने इंडियन ज्योग्राफी क्लास में पढ़ाया है, शॉर्ट नोट्स में, आप उसे देख सकते हो। हालांकि वीडियो के नीचे सभी क्लासेस के लिंक लगे हुए हैं, आप उन्हें भी जरूर फॉलो कर सकते हैं। आगे देखें, शुक्र की बात करें तो सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र कहलाता है।
इसका कारण यह है कि यहाँ पे CO2 की अधिकता सबसे अधिक पाई जाती है। सर्वाधिक CO2 कहाँ मिलेगी? शुक्र ग्रह पे मिलेगी, और इसलिए ये बहुत अधिक गर्म होता है। इसका जो तापमान है, औसत तापमान 464 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, और इसे सुबह या भोर का तारा भी कहते हैं, मॉर्निंग स्टार, शाम काल का तारा या सांझ का तारा इवनिंग स्टार कहते हैं, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, और सबसे चमकीला तारा भी कहते हैं। शुक्र यानी विनस ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव्य है, क्योंकि भाई टेम्परेचर इतना अधिक है, कार्बन डाइऑक्साइड इतना अधिक है, ऑक्सीजन की मात्रा तो है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे जीवन तो बहुत ही मुश्किल है, और ये सब सर्वाधिक चमकीला ग्रह कहलाता है। तो आज हमने यहाँ तक कवर कर लिया, और अब हम कल की क्लास में कवर करेंगे पृथ्वी, और कोशिश करूंगा कि शाम में मैं एक और सब्जेक्ट लेकर आऊँ, जो कि आपका एंशिएंट या मिडवल या मॉडर्न की जो 1-2 क्लासेस रह गई उसे कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री को भी ले लेंगे। तो ज़्यादा नहीं बचेगा, एक दिन में 2 से 3 क्लासेज आती रहेंगी आप लोगों के लिए। और करंट अफेयर्स की सीरीज अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो सुबह 9 बजे मैंने उसको पोस्ट कर दिया था, और काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने हैंड रिटन नोट्स तैयार करके उसको लिखा है, तो वो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आपके RO और UP पीसीएस में बहुत अच्छे करंट अफेयर्स की क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उसमें मैंने घटनाचक्र ई दृष्टि जो 1 साल की आती है, घटनासार वार्षिकी जो 1 साल की आती है, दोनों ही सबसे इंपॉर्टेंट मैगजीन है, दोनों को ही मैंने उसमें मिक्सअप करके तैयार किया है, जो कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने देगी, चाहे वो RO का एग्जाम हो, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, अगर आप उसे अच्छे से पढ़ते हो तो। उसकी PDF भी 18 तारीख के बाद आपको मिलने लगेगी, और इनकी जो PDF जो घटनाचक्र शॉर्ट नोट्स है उसकी आप ले सकते हो। वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो, वहां पे पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वहां से आप PDF को परचेस कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।